Assalamu alaikum. This is Muhammad Junaid Khan. In this lecture, inshallah, we will discuss about Wuthering Heights, written by Emily Bronte. And because she belonged to Victorian age, that is why we will touch a little bit about a Victorian age. We will not go into a depth of the Victorian age. You have already studied when we studied A Tale of Two Cities, in which I discussed about the Victorian age. So you will have somehow now about the Victorian age. Inshallah, in this lecture we will cover Wuthering Heights and a little bit about the Victorian age. Let's start without wasting our time. Victorian age में हमने पढ़ना है Wuthering Heights, written by Emily Bronte. First of all, I would like to share about the Victorian era. In British history, the period between approximately 1820 to 1940, जो ब्रिटिश हिस्ट्री में almost 1820 से 1940 तक जो एरा है वो काउंट किया जाता है विक्टोरियन एरा. बाज़ लोग इसे ये भी कहते हैं जो जबकि क्वीन विक्टोरिया जिस दौर में थी उसे विक्टोरियन एज कहा जाता है. क्रॉसपॉन्डिंग रफली बट नॉट एग्जैक्टली टू द पीरियड ऑफ क्वीन विक्टोरिया. कहता है कि एग्जैक्टली क्वीन विक्टोरिया का जो लोग इसे कहते हैं वो कहता है एग्जैक्टली नहीं है लेकिन सम हाउ इसी में आ जाती है. देखो ना 1820 से ये जो क्वीन विक्टोरिया 1837 में क्वीन विक्टोरिया बनी थी. दैट इज़ वाई देयर इज़ सम कंट्रोवर्शियल इश्यूज अबाउट द एज, व्हाट इज़ द रियल एज ऑफ विक्टोरियन एज. और जो इसमें करेक्टराइज बाय क्लास बेस्ड सोसाइटी, जो विक्टोरियन एज में ज़्यादातर ना क्लास बेस्ड सोसाइटी होती थी, यानी कि जैसे अपर क्लास लोअर क्लास, और इसमें मोस्टली जो नावल वगैरह लिखे जाते थे उसमें ज़्यादातर जो लोग थे वो अपना असल नेम यूज़ नहीं कर सकते. तो मोस्टली वमन वर नॉट अलाउड टू राइट डाउन एनी पीस ऑफ लिटरेचर विद देयर एक्यूरेट नेम. मोस्ट ऑफ द वमेंस जिन्होंने अपना पेन नेम इस्तेमाल किया यानी कि एक्यूरेट नाम इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि वुमन को अलाउ नहीं था उस टाइम पे. ठीक है. क्लास बेस्ड सोसाइटी, ग्रोइंग नंबर ऑफ पीपल एबल टू वोट. उस टाइम पे लोग बढ़ रहे थे, उन्हें आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस आ रही थी कि उन्हें वोट का हक दिया जा रहा था. अच्छा, ड्यूरिंग द विक्टोरियन पीरियड ब्रिटेन वाज पावरफुल नेशन विद अ रिच कल्चर. इट हैज स्टेबल गवर्नमेंट. अब जाहिर बात है जो स्टेबल गवर्नमेंट होगी तो उसका जो कल्चर होगा वो रिच भी होगा. माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस. अब आप देखें अमेरिका जो कि हमारा सुपर हीरो है तो उसका कल्चर भी सुपर है. इट डजेंट मैटर कि वो सॉरी थोड़ी इंटरप्शन हो गई. अब माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस. अब जो गवर्नमेंट स्टेबल होगी तो जाहिर बात है कि उसका जो कल्चर है, उसके लोग हैं, उसकी चीज़ों को लोग प्रमोट करते हैं. तो उस टाइम पे जो ब्रिटेन था वो बड़ा पावरफुल नेशन था, उसका रिच कल्चर था, स्टेबल गवर्नमेंट थी. मोस्ट ना के थर्ड वर्ल्ड कंट्री उस टाइम की बात करें हम, वर्ल्ड वार वन वर्ल्ड वार टू की, तो उस टाइम पे उनके स्टेबल गवर्नमेंट थे. जेंडर एंड क्लास था विक्टोरियन सोसाइटीज़ में. दिस स्टेटेड दैट मैन एंड वुमन वर डिफरेंट एंड मेंट फॉर डिफरेंट थिंग. जिसमें ये जेंडर बेस्ड सोसाइटी थी उसमें कहा था कि औरत और मर्द ना बिल्कुल अलग अलग हैं दोनों से, और दोनों के ज़िम्मे जो काम है वो भी अलग अलग है. जो आदमी है वो फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होते हैं मैन, जबकि औरत होती है वो जो वीक होती है. औरत का काम क्या है? घर के काम करना, बच्चे पैदा करना, बच्चों की देखभाल करना. मर्द का काम क्या है? बाहर जाना, चीज़ें कमा के लाना. ठीक है. जो आदमी है वो गवर्नमेंट जॉब कर सकता है, जबकि औरत है वो प्राइवेट जॉब के लिए बनी है. तो ये ऑल थिंग जितने भी थे ना जेंडर एंड क्लास सोसाइटी थी. अच्छा, नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट एमिली ब्रोंटे. अब एमिली ब्रोंटे के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जिसका नावल हमने कवर करना है. जो एमिली ब्रोंटे वाज बॉर्न इन 30 जुलाई 1819 यॉर्कशायर. यॉर्कशायर इंग्लैंड का एक शहर है, वहाँ पे 1818 में पैदा हुई थी. फादर्स नेम था जो इनका रेवरेंड पैट्रिक था. सॉरी इसमें आ रहेगा वो आप डाल लीजिएगा, पैट्रिक. एंड मदर नेम था जो मारिया ब्राउनवेल, इनकी माँ का नेम था. और ये जो सिबलिंग थे 6 होते हैं.
और अम्मी अगर इनके फादर और मदर को मिलाएं तो 8 बनते हैं। पहले ये 8 सिबलिंग थे, फिर उसकी एक सिस्टर और मेरे ख्याल से भाई की डेथ हो गई। उसके बाद ये टोटल 6 मेंबर बच जाते हैं। फिर इसमें जो मोस्टली इन जो लिटरेरी वर्क में जो ये लोग जाने जाते हैं, इसमें ये 3 सिस्टर जाने जाते हैं सबसे ज़्यादा। ये 3 सिस्टर बहुत फेमस हुई हैं, ठीक है। इन्हें ब्रॉन्टे सिस्टर के नाम से जाना जाता था। इनमें सबसे पहले शार्लोट ब्रॉन्टे, फिर एमिली ब्रॉन्टे, फिर एनी ब्रॉन्टे। ये तीनों गर्ल्स हैं, तीनों बहनें हैं। उस टाइम पे क्योंकि वुमन को अलाउ नहीं था कि वो वोट दे सके, लेकिन इन्होंने अपने पेन नेम यूज़ किए और इन्होंने अपना लिटरेरी वर्क क्रिएट किया, फिर उन्हें पब्लिश करवाया। फिर बाद में ये जो जितने भी नावल थे, क्लासिक नावल थे, बड़ी हाइट को पहुँचे अपने। अब देखो ना, उस टाइम पे एक शख्स के लिए कितना मुश्किल होता है। मिसाल के तौर पे आप घर रह रहे होते हो, ठीक है, आपको कोई बाहर भी ना जाने दे, आपको अपना न्यू नेम भी यूज़ ना करने दे, आपका जो एक्यूरेट नेम है, रियल नेम, वो भी यूज़ ना करने दे, तो उस टाइम पे कितना मुश्किल हो जाता है। और उस टाइम पे आपको बताइए नेट शेट की कोई फैसिलिटीज़ वगैरह भी नहीं थी लोगों के पास। तो उस टाइम पे वर्क को प्रोड्यूस करना, और ख़ास तौर पे उस टाइम पे जब बहुत बड़े बड़े नावल हों, नॉवलिस्ट जब उस टाइम पे हों, थॉमस हार्डी, ऑस्कर वाइल्ड, चार्ल्स डिकन, तो ये सारे उन लोगों के दरमियान रहते हुए अपना नाम बनाना, ये एक बहुत बड़ा टास्क होता है जो कि इन सिस्टर्स ने करके दिखाया। अब जब ये स्कूल में पढ़ती थी तो वहाँ उनकी सिस्टर और भाई थे जो वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, ठीक है, इन्हें स्कूल से निकाल दिया गया, फिर उनकी डेथ हो गई। तो इसकी वजह से ये अपनी स्टडी भी बहुत कम कंसंट्रेट कर सकी, कंटिन्यू नहीं कर सकी स्टडी, लेकिन स्लो एंड स्टडी विन द रेस। आहिस्ता मगर मुश्किल मिजाजी ये लगे रहे, इन्होंने अपने काम को काम समझा, पैशन को पैशन समझा, तो ये एक इस जगह पे इस मकाम पे पहुंच गए कि अपना वर्क प्रोड्यूस कर सके। फिर एक टाइम आया, इनकी जो सबसे एल्डर सिस्टर थी उसका नाम था शार्लोट ब्रॉन्टे। शार्लोट ब्रॉन्टे का जो फेमस वर्क है, लिटरेरी वर्क जिसने फेमस की हाइट्स को टच किया, उसमें जेन ऑयर, जो कि पब्लिश हुआ 1847 में, और ये क्लासिक नावल था। फिर जो सेकंड पे इनकी सिस्टर आती है एनी ब्रॉन्टे, इसका जो वर्क था द टेनेट्स ऑफ वाइटफील्ड हॉल। इनके तीनों सिस्टर्स के ना एक एक वर्क थे जो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। शार्लोट ब्रॉन्टे का जेन आयर 1847 में जो पब्लिश हुआ, एनी ब्रॉन्टे का टेनेट ऑफ वाइटफील्ड हॉल, और एमिली ब्रॉन्टे का वदरिंग हाइट्स, ये भी 1848 में पब्लिश हुआ। 1847 में 1847 में ही पब्लिश हुआ था वदरिंग हाइट, और 1848 में जो एमिली ब्रॉन्टे थे उसकी डेथ हुई थी, यानी कि उसकी डेथ से 1 साल पहले पब्लिश हुआ था। अच्छा, एक इन्होंने लिटरेरी वर्क इन एक एक वर्क से पहले भी एक पब्लिश करवाया था जिसमें इन्होंने अपने नेम यूज़ किए थे। पेन नेम जो शार्लोट का था वो खरियत था, और एमिली का एलिस था, एंड जो एनी ब्रोंटे था उसका नाम एक्टन था। दे आल वेंट टू द पब्लिश नावल विद डिफरेंट लेवल ऑफ सक्सेस। अब वो जो पब्लिश हुए, फिर इनके हर एक नावल ने अपनी अपनी, जो कहते हैं ना हर चीज़ का अपना मकाम आता है, तो हर एक नावल का इसका अपना मकाम है, और ये क्लासिक नावल है, और आज तक ये बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस में ये पब्लिश हुए हैं, ट्रांसलेट हुए हैं और पब्लिश किए गए हैं। तो इन्होंने बहुत यानी कि सक्सेस हासिल की। अच्छा, जो वदरिंग हाइट है वो 1847 में पब्लिश हुआ, और जैसे कि मैं पहले बता रहा था कि 1848 में एमिली ब्रॉन्टे की डेथ हुई है। तो इससे पहले ये नावल था जो वो 1 साल पहले पब्लिश हो चुका था। अच्छा, मोस्टली ये कहा जाता है ये गोथिक नावल है, जो वदरिंग हाइट है गोथिक नावल। अब गोथिक नावल होता क्या है, वो कहता है द टर्म गोथिक फिक्शन रेफर टू अ स्टाइल और रिटन दैट इज करेक्टराइज्ड बाय एलिमेंट ऑफ फियर और डेथ एंड ग्लूम एज वेल एज रोमांटिक एलिमेंट्स। कहता है जिस चीज़ों में गोथिक नावल फिक्शन वो चीज़ें होते हैं जिसमें डर, खौफ, मौत, प्यार, मोहब्बत, रोमांटिसिज्म, नेचर, इंडिविजुअलिटी, अकेला फर्द एंड वेरी हाई इमोशन, जिसमें इमोशंस को हाइट पे ले जाके पेश किया जाता है, वो गोथिक नावल होते हैं। दीज इमोशन कैन इंक्लूड फेयर एंड सस्पेंस। जब एक नावल या एक ड्रामा जब आपकी इमोशंस की पीक पे चला जाता है, तो अब सारे जो करेक्टर, ऑडियंस, स्पेक्टेटर्स, वाचर्स होते हैं ना, वो क्यूरोसिटी, तजस्सुस में, सस्पेंस में सारे डल जाते हैं। तो व्हाट इज़ अबाउट टू हैपन, क्या होने वाला है, या व्हाट वुड बी हैपन, कि नेक्स्ट क्या होगा।
तो ये जब क्रिएट्स पीटी, जब लोगों के दरमियान इमोशंस वगैरह पैदा करता है, तो ये गोथिक नावल होते हैं, ये सारे इसमें एलिमेंट्स होते हैं। अब हम इसके थोड़ा सा करेक्टर्स का देख लेते हैं। इसमें इस करेक्टर्स नावल्स में दो फैमिली होती हैं। सबसे पहले अनशॉ फैमिली और दूसरी होती है लिंटन फैमिली। अब थोड़ा सा मैं इसको डिफ़ाइन करता हूँ कि एक शख्स होता है, उसका नाम होता है लॉकवुड। वो थर्श क्रॉस ग्रेइंग में एक हाउस लेने के लिए आया किराए पे। सबसे पहले इसमें आता है लॉकवुड, ये वाला करेक्टर लॉकवुड। अब ये एक घर लेने के लिए आता है, कहाँ पे आता है, वदरिंग हाइट्स आता है। ये एक घर किराए पे लेने के लिए, और वदरिंग हाइट्स का जो ऑनर है उसका नाम है हीथ क्लिफ। वदरिंग हाइट्स का जो ऑनर है उसका नाम क्या है, हीथ क्लिफ उसका नाम है। ये देखिए थर्ड पे ये लिखा हुआ है हीथ क्लिफ। अब लॉकवुड जब आता है तो इसकी जो इस घर की एक मेड होती है, उसका नाम होता है नेली। ये सेकंड पे देखिए आपने लिखा होता है। तो फिर इसको ये एक स्टोरी बताती है, बैकग्राउंड। अच्छा, इसका एक पर्सपेक्टिव नहीं है, कभी कोई बता रहा होता है, कभी कोई बता रहा होता है। कहानी कभी कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, कभी कहाँ से स्टार्ट होती है। अब नेली इसको पूरी स्टोरी बताती है। अब दो फैमिली, एक अनशॉ फैमिली एंड दूसरी लिंटन फैमिली। अनशॉ फैमिली में इसके तीन, यानी आप कह सकते हैं कि तीन बंदे होते हैं अनशॉ फैमिली में। एक हिंडले, सेकंड वन कैथरीन एंड द थर्ड वन हीथ क्लिफ। जो हीथ क्लिफ होता है वो मिस्टर अनशॉ ने अडॉप्ट किया होता है, यानी कि अडॉप्टेड चाइल्ड है। और जो लिंटन फैमिली में दो बंदे होते हैं, एडगर एंड इजाबेला। एडगर एंड इजाबेला दो बंदे होते हैं लिंटन फैमिली में। अब हीथ क्लिफ क्योंकि अनशॉ फैमिली में अडॉप्टेड चाइल्ड होता है, दैट इज़ वाई कैथरीन एंड हीथ क्लिफ हैड फॉल इन लव टू ईच अदर। वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत हो जाती है। लेकिन अब जो कैथरीन है, अब कैथरीन का जो इंट्रोडक्शन ज़्यादातर होता है वो एडगर की तरफ भी होता है, जो कि लिंटन फैमिली की में होता है। बाद में ये होता है कि कैथरीन और एडगर की शादी हो जाती है इन दोनों की। कैथरीन और एडगर की शादी हो जाती है, इसलिए मैंने कैथरीन का नाम इसलिए लिखा क्योंकि इस फैमिली में आ गई। फिर इन दोनों की एक बेटी होती है, उसका नाम होता है कैथी। अब जो कैथी की नंद होती है उसकी शादी होती है हीथ क्लिफ के साथ, ये इजाबेला हीथ क्लिफ के साथ। अब जो हीथ क्लिफ, बल्कि शादी नहीं होती, ये दोनों एलॉपमेंट करते हैं। एलॉपमेंट का मतलब होता है भाग जाना। ये दोनों भाग जाते हैं और फिर इनके यहाँ एक बच्चा होता है जिसका नाम क्या होता है, लिंटन। उस बच्चे का नाम होता है लिंटन। और जो हिंडली है अनशॉ का फर्स्ट बेटा है, जो कि कैथरीन का भाई है। जब इसकी शादी होती है तो इसकी बेगम मर जाती है और एक बच्चा पैदा करती है जिसका नाम होता है हेयरटन। ठीक है, समझ आ रही है कि एक लॉकवुड आता है जिसने घर रेंट पे लेना होता है, और नेली उसकी मेड होती है उस घर की। वो उसे बताती है कि इस घर का जो ओनर है वो हीथ क्लिफ है। फिर वो दो फैमिली का बताती है, एक अनशॉ फैमिली होती है, एक लिंटन फैमिली होती है। अनशॉ फैमिली में हिंडले होता है, कैथरीन होती है और हीथ क्लिफ होता है। जो हीथ क्लिफ होता है वो अडॉप्टेड चाइल्ड होता है और वो उसकी अट्रैक्शन होती है कैथरीन की तरफ। जो लिंटन फैमिली है उसमें एडगर होता है और इजाबेला होती है। अब कैथरीन एडगर की तरफ भी उसकी अट्रैक्शन होती है और हीथ क्लिफ की तरफ, लेकिन शादी उसकी एडगर के साथ होती है। फिर जो कैथरीन की नंद होती है इजाबेला, वो और हीथ क्लिफ दोनों एलॉपमेंट करते हैं। फिर वो उनका एक बच्चा पैदा होता है, उसका नाम होता है लिंटन। और जो हिंडले का वाइफ स्टार्टिंग में बताया गया है कि नावल में, वो उसकी डेथ हो जाती है, उसका बेटा होता है हर्टन। अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं। अच्छा, जो हिंडले का बेटा होता है हर्टन, और हीथ क्लिफ और इजाबेला का बेटा होता है लिंटन, और एडगर और कैथी की बेटी होती है, एडगर और कैथरीन की बेटी होती है कैथी। अब जो एडगर है ना, क्योंकि इजाबेला की डेथ हो जाती है, जो इजाबेला है उसकी डेथ हो जाती है। जो एडगर होता है ना, वो ये चाहता है कि वो उसका भांजा बनता है ना लिंटन, वो चाहता है कि लिंटन है ना उसके घर आ जाए और कैथी और लिंटन की है ना आपस में हेलो हाय हो जाए।
हीथ क्लिफ चाहता है कि इन दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन एडगर नहीं चाहता कि इन दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग हो। लेकिन एडगर विद द पैसेज ऑफ टाइम बीमार हो जाता है, फिर वो अलाउ कर देता है कैथी को कि वो लिंटन से मिले। इसके बाद एडगर की डेथ हो जाती है, इज़ाबेला की भी डेथ हो चुकी है, इसके बाद एडगर की भी डेथ हो जाती है। अब जैसे जैसे नावल आगे प्रोग्रेस करता है तो यहाँ पे इस लिंटन की भी डेथ हो जाती है, लिंटन की भी डेथ हो जाती है। अब लिंटन की भी डेथ हो जाती है तो इसमें अब कैथरीन की बेटी कैथी बची है और हिंडले का बेटा हेयरटन बचा है। अब ये दोनों फॉल इन लव विद ईच अदर, इन दोनों का आपस में प्यार हो जाता है और यहाँ पे नॉवल एंड होता है। होप सो आपको ये सारी वीडियोस वगैरह पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। अगर कोई एम्बिग्विटी है इस चीज़ के बारे में तो इंशाल्लाह आप मुझे पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह वी विल मीट इनटू नेक्स्ट लेक्चर।